क्या यंग इंडिया के पास अधिकार था कि वो 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए का लोन ले ले? क्या कांग्रेस पार्टी के पास किस अधिकार से कांग्रेस पार्टी ने ये फंड किया? ये कुछ एक सवाल है। और अगला सवाल ये उठता है कि जब ये 90 करोड़ रुपए का लोन यंग इंडिया ने लिया तो यंग इंडिया ने उस लोन को माफ करके जो एसोसिएट जर्नल है उसके ऊपर नियंत्रण भी कर लिया। तो ये क्या 90 करोड़, और यंग इंडिया की अगर प्रॉपर्टी देखें तो वो 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण मात्र 50 लाख रुपए से, ये भी एक पहलू है। जो प्रॉपर्टीज हैं उनको व्यावसायिक रूप से अन्य लोगों को किराए पे दे दिया गया, तो जिसको कि क्योंकि ये किराए पे नहीं दी जा सकती सामान्यतः, जब एक जिस ऑब्जेक्टिव के लिए एक प्रॉपर्टी दी गई है आपको वो ऑब्जेक्टिव मीट आउट करना है। तो इस पे एलएनडीओ ने, जो दिल्ली की एलएनडीओ है, उन्होंने भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया और 2016 में आई थिंक एक पत्र लिख के उनको ऑब्जेक्शन भी लगाया कि आप कैसे ये व्यावसायिक यूज के लिए प्रॉपर्टीज को किराए पे दे सकते हैं। ये तस्वीर बहुत पुरानी नहीं है। अभी हाल में ही कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की परिवर्तन निदेशालय में पेशी हुई। ये पूछताछ थी नेशनल हेराल्ड में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ी हुई। कैसे देश की सम्मानित विरासत के प्रतीक को भ्रष्टाचार का प्रतीक बना दिया गया, इसकी पूरी कहानी क्या है, आइए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। आजादी की लड़ाई को धार देने के लिए 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी का गठन किया गया, जिसके तहत 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी। शुरुआत से इस कंपनी को कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लोग ही चलाते रहे हैं। पंडित नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड शुरू किए थे, उसके लिए एसोसिएटेड जर्नल्स बना गया। और ये जो कंपनी में शेयर होल्डर्स कम से कम 2000 से ज्यादा लोग थे जो अपने जो कंट्रीब्यूशन दे सकते उस कंट्रीब्यूशन करके ये अखबार को इन्होंने स्टार्ट किया था। और आपने देखा होगा ये पहले अंग्रेजी में, फिर हिंदी में, फिर उर्दू में, इस तरह ये शुरू हुआ। आज़ादी के लिए अखबार निकले थे। एक तरह से यूँ कहूँ कि उसका सीधा उद्देश्य ये था कि जनमानस में अपने विचारों को पहुँचाना, सूचनाओं को भी पहुंचाना और विचारों को भी पहुंचाना। उस समय प्रमुखता रूप से वो दोनों थी। इस अखबार के जरिए स्वतंत्रता सेनानी अपनी आवाज को उठाते थे और धीरे धीरे ये अखबार स्वतंत्रता सेनानियों की मुखर आवाज बन गया। 1947 में आजादी मिलने के बाद अखबार लगातार प्रकाशित किया गया और कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जरिया बन गया। कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व में चल रहे नेशनल हेराल्ड को 1962-63 में दिल्ली में मथुरा रोड पर 5A बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक जमीन आवंटित की गई। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को जमीन आवंटित करते समय ये शर्त रखी गई कि इस भूमि पर बनने वाले बिल्डिंग का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं होगा, सिर्फ अखबार के प्रकाशन से जुड़े कामों में ही इसका इस्तेमाल होगा। 22 मार्च 2002 को कांग्रेस के नेता और गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त लोगों में शामिल मोतीलाल वोरा को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। यहां से एक बार फिर नेशनल हेराल्ड पर गांधी परिवार के आधिपत्य की कहानी शुरू हुई। साल 2008 आते आते नेशनल हेराल्ड अखबार के संचालन के दौरान एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस नुकसान के बाद अखबार का संचालन बंद करने का फैसला हुआ। जब आपको लग रहा है कि अखबार अपनी चमक खो चुका है तो आपको उसको किसी मतलब या तो आप कोऑपरेटिव बना करके कोई संस्था कर लेते
लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का ही अखबार रहा है और कांग्रेस का। एजेएल के घाटे में होना और उसके प्रकाशन के बंद होने के बाद इस पूरी संपत्ति के बंदर बांट की पटकथा लिखी गई। इसका सर्वाइवल मुश्किल होता गया क्योंकि कॉस्ट आपकी ज़्यादा है और आमदनी कम है। ज़मीन बहुत औने पौने दाम पे दी गई थी, कंपनी बनी थी। उसके बाद उसको मैं तो ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन एक प्रोफेशनल लुक जो देना चाहिए था, किसी भी अखबार को जिंदा रहने की सत्ता से उसका संबंध खत्म हो जाना चाहिए था कि मतलब भाई ठीक है, कोई भी चलाए, कोई कोऑपरेटिव चलाती, कुछ भी चलाता, लेकिन वो जुड़ा रहा नेहरू गांधी परिवार से। नवंबर 2010 में यंग इंडियन नाम की एक कंपनी का गठन किया गया। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी थी, जिसका मतलब साफ है कि गांधी परिवार के आधिपत्य की कंपनी बनाई गई और गांधी परिवार के पास 76% शेयर मौजूद थे। कंपनी के अन्य 24% शेयर होल्डर में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा शामिल थे। दिसंबर 2010 तक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के ऊपर कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ रुपए बकाए थे। एजेएल के कागजों के अनुसार साल 2010 में कंपनी में 1057 शेयर होल्डर शामिल थे, जिनके पास कंपनी से जुड़े फैसले लेने का अधिकार था। 26 फरवरी साल 2011 को कांग्रेस पार्टी ने एजेएल की 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे लिया और इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने एजेएल कंपनी को 90 करोड़ रुपए बिना ब्याज का लोन दे दिया। साल 2011 में ही यंग इंडियन लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एजेएल को मात्र 50 लाख रुपए का भुगतान किया। यंग इंडियन ने इस 50 लाख के बदले कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडियन का नियंत्रण हो गया। जब यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण किया तो उस वक्त एजेएल की संपत्ति की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए की थी। तो इस तरह पहले एजेएल का घाटे में जाना, फिर उसे कांग्रेस पार्टी द्वारा कर्ज देना और उस कर्ज को यंग इंडियन के माध्यम से माफ करके पूरी एजेएल पर कब्जा कर लेना, यही वो पूरा तकनीकी खेल है जिसमें करीब 2000 करोड़ की संपत्ति का घपला घोटाला हुआ। इनको जब लगा कि इस अखबार का कोई अखबार का तो फिर कमर्शियली चलाना मुश्किल हो गया, आपकी न्यूज प्रिंट की कॉस्ट बढ़ गई, नॉर्मल ऑपरेशन की कॉस्ट बढ़ गई, तो धीरे धीरे करके अखबार को बंद करने में ये लग गए थे। लेकिन बाद में हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई इतनी संपत्ति है, सब कुछ है, तो ये एसोसिएटेड जर्नल्स जो इतने लोग शेयर होल्डर्स हैं, ये क्यों हम इसको क्यों अपना लें? ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या यंग इंडिया के पास अधिकार था कि वो 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए का लोन ले ले? क्या कांग्रेस पार्टी के पास किस अधिकार से कांग्रेस पार्टी ने ये फंड किया? ये कुछ एक सवाल है। और अगला सवाल ये उठता है कि जब ये 90 करोड़ रुपए का लोन यंग इंडिया ने लिया तो यंग इंडिया ने उस लोन को माफ करके जो एसोसिएट जर्नल है उसके ऊपर नियंत्रण भी कर लिया। तो ये क्या 90 करोड़, और यंग इंडिया की अगर प्रॉपर्टी देखें तो वो 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण मात्र 50 लाख रुपए से, ये भी एक पहलू है। कांग्रेस पार्टी उनकी लोन देती है, मतलब ये भी अपने आप में बड़ा आश्चर्य विषय है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल डोनेशन को कमर्शियल के लिए ये नहीं दे सकते, मतलब आप लोन नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा है क्या है कि भाई कांग्रेस पार्टी लोन दे रही है, वो भी कैसी दे रही है? एक हवाला ट्रांजैक्शन से पैसा दिया जाए, मतलब ऐसे दिया जा रहा है, फिर वापस देने के लिए एक हवाला माध्यम से पैसे दिया जा रहा है। मतलब ये जब मुझे लगता है कि ऐसे समय में ये सारे चेंजेस हुए, जब लगता था जो लोग सत्ता में थे भाई कानून कुछ भी कहे, जो नियम जो भी हो हम कर सकते, कौन हमें पूछेगा? इसलिए बड़ी गलतियां हुई है इसमें। दूसरी, आपने कंपनी बना ली और जो टोटल शेयर होल्डिंग है उसमें से जो मेजर शेयर है करीब 38% वो सिर्फ कांग्रेस, मतलब राहुल और सोनिया जी के पास में। तो एक स्वाभाविक होता है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि वो बना था वो पब्लिक हित में, एक उद्देश्य में, राष्ट्रीय हित में, और ये इसको एक तरह से पर्सनल जागीर मान लिया गया। नवंबर 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने निजी कंपनी यंग इंडियन के जरिए एजेएल का अधिग्रहण कर धोखाधड़ी और जमीन हथियाने का काम किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि एजेएल को दिया गया लोन अवैध है, क्योंकि इसे कांग्रेस पार्टी के फंड से दिया गया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व हो सकती, ना ही बिजनेस के लिए लोन दे सकती, ना ही बिजनेसमैन से लोन ले सकती। वो डोनेशन तो ले सकती है, सब्सक्रिप्शन ले सकती है, लेकिन ना तो लोन दे सकती है, ना लोन ले सकती है। इस बीच एजेएल को जो जमीन आवंटित हुई थी उसको लेकर भी सवाल उठने लगे कि कैसे अखबार चलाने के लिए जिस जमीन का आवंटन हुआ था उसका इस्तेमाल अन्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा है। दरअसल एजेएल ने अपनी बिल्डिंग के कुछ हिस्से अन्य ऑफिस चलाने के लिए किराए पर दे दिए थे। जो प्रॉपर्टीज हैं उनको व्यवसायिक रूप से अन्य लोगों को किराए पे दे दिया गया, तो जिसको कि क्योंकि ये किराए पे नहीं दी जा सकती सामान्यतः, जब एक जिस ऑब्जेक्टिव के लिए एक प्रॉपर्टी दी गई है आपको वो ऑब्जेक्टिव मीट आउट करना है। तो इस पे एलएनडीओ ने, जो दिल्ली की एलएनडीओ है, उन्होंने भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया और 2016 में आई थिंक एक पत्र लिख के उनको ऑब्जेक्शन भी लगाया कि आप कैसे ये वैसायिक यूज के लिए प्रॉपर्टीज को किराए पे दे सकते हैं। अखबार को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन अखबार का बड़ा जो संपत्ति है, हर खास करके दिल्ली, लखनऊ, मुंबई ऐसी शहरों में उनकी संपत्ति थी, जिस संपत्ति में अखबार उसी प्रॉपर्टी में ही अखबार निकलता था। लेकिन जैसे वो अखबार की जो भूमिका कम हुई, तो ज्यादातर इनको संस्था को अपने सैलरी देने के लिए जो किराए पे जो मकान वगैरह दिए गए थे, जो कमर्शियल रेंट आउट हुआ था, उसी से अखबार को चलाते थे। ज्यादा प्रॉपर्टीज वो रेंट आउट हुए और उस जो किराया आता था उस किराए से चलाते थे अखबार को। लेकिन धीरे धीरे करके अखबार की जो इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल कम होगी, लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत होगी। वो तो धीरे धीरे करके करोड़ों में उसकी एस्टिमेट होने लगी। अगर आज भी देखेंगे दिल्ली में उनकी जो आईटीओ के पास नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग ले लीजिए, या लखनऊ में ले लीजिए, मुंबई में ले लीजिए, बड़े बड़े मकान जिनकी वैल्यू काफी करोड़ों में हिसाब का उसका होना लगा। इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री साल 2014 में हुई। ईडी इस मामले में इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस केस में किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने इसके अंदर सभी तथ्य जितने भी इकट्ठे किए कि डोनेशन कैसे हुई, नेशनल हेराल्ड का जो है कि संपत्तियां किस किस को गई, कैसे कंपनियां बनी, कैसे उन कंपनियों में कौन कौन डायरेक्टर हुए और उस कंपनी का कैसे संचालन हुआ, वो सारे साक्ष्य इकट्ठे किए नेशनल हेराल्ड में। इकट्ठे करके जो लोग उसमें संबंधित थे उन सबको बताया कि भैया ये आपके खिलाफ साक्ष्य हैं, आपको क्या कहना है। तो नेशनल हेराल्ड का केस जो है सारा कुछ लिखित साक्ष्यों पर है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आप कैसे डिनाई कर सकते हो। आप ये कह दो जी हमें नहीं पता, कोई मर गया है, वो शामिल था, तो ये अदालत देखेगी कि आपको कितना पता था, कितना नहीं पता था। अदालत इस बात का निर्णय करेगी। लेकिन आपके जो है इन्वॉल्वमेंट है इस बात से, इस एनफोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है उसने आपकी इन्वॉल्वमेंट सिद्ध की है डॉक्यूमेंट से। 26 जून 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी के रूप में समन जारी किया। इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी को बाद में कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। उसके बाद साल 2016 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस पूरे मामले से अपने खिलाफ कार्यवाही रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो देश की सर्वोच्च अदालत ने दोनों लोगों के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।
प्रभावशाली लोगों के हाथ जो हैं बहुत बार कानून से कहीं ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि उनका प्रभाव न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, जुडिशरी में भी होता है। वो अपने प्रभाव का उपयोग जुडिशरी में भी करते हैं। इनका प्रभाव हर जगह होता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि ये बहुत जगह लोगों को ऑब्लाइज कर चुके होते हैं, ऑब्लिगेशन ले चुके होते हैं, दे चुके होते हैं, तो लोग उपकार जो है जो लिया होता है उसको देने के लिए बैठे रहते हैं। साल 2016 में दिल्ली के भूमि एवं विकास ऑफिस ने एजेएल को नोटिस जारी किया और कहा कि एजेएल की संपत्ति का इस्तेमाल प्रेस के कामों के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली की अदालत में इस मामले की सुनवाई लगातार चलती रही और अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेएल को दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश जारी किया। बिल्डिंग को खाली करने के आदेश के खिलाफ गांधी परिवार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और राहत की अपील की। जहां ये मामला देश की अदालत में कानूनों की कसौटी पर परखा जा रहा है, तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी इस मामले में अपनी जांच जारी रखी। ईडी के सामने जितनी पूछताछ हुआ, यही बताया गया कि सब कुछ या ऑस्कर फर्नांडिस को पता है या मोतीलाल वोरा को पता है, लेकिन वो भी शेयर होल्डर्स थे। लेकिन सवाल ये है कि मोतीलाल वोरा या ऑस्कर फर्नांडिस वही किए जो पार्टी के अध्यक्षता और पार्टी के जो कमांड में रहे, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब आते, तो वही जो चाहे वही तो हुआ। इसमें क्या, देखिए ये बड़ी सिंपली हमें समझना है कि प्रॉपर्टी वैसी रही, उसकी ओनरशिप बदल गई। ईडी ने 1 जून 2022 में नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। ईडी जैसी जांच एजेंसियों की पूछताछ को कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और इसे गांधी परिवार के खिलाफ एक साजिश करार दिया। जिन कानूनों के तहत वो आज ये काम कर रही है, उन ज्यादातर वे कानून कोई इस सरकार ने नहीं बनाए हैं, ये पहले के बनाए हुए कानून हैं। ये सारी केंद्रीय संस्थाएं जो बनाई गई हैं, शुरू से बनाई गई हैं, और उसके कानून बनाने वाले भी वो सारे सांसद और विधायक ही होते हैं, कोई तीसरा नहीं आता। तो आप ही ने कानून बनाया था, आप ही के कानून के तहत एजेंसीज खड़ी हुई, और आज एजेंसी जब कोई सवाल कर रही हैं, वो भी इसलिए कि अदालत ने माना है कि प्रथम दृष्टया इस मामले में ये मामला गंभीर है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता, तब वो हो रहा है। तो अब ऑब्वियस है कि जिस तरह की राजनीति होती है, जिस तरह का पॉलिटिकली वो चल रहा है। ईडी के नोटिस के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुए और दोनों से कई घंटों की पूछताछ हुई। लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में देश भर में प्रदर्शन करके इसे राजनीतिक इवेंट बनाने की कोशिश की। ये सड़क की लड़ाई सिर्फ इसलिए होती है कि एक तरह से उसमें दो चीजें होती हैं कि एक तो आपको इलेक्शन में जाना है, तो आप सोचिए कि अगर जो होगा सो होगा, चलो हम विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं, शायद इसका फायदा मिल जाए। तो जैसे हमेशा ये होता है कि पराजित के प्रति सहानुभूति एक स्वाभाविक है, या कमजोर के प्रति सहानुभूति रहती है। तो कई लोग ये सोचते हैं, कई विपक्ष में जो हैं, कि शायद इसका फायदा हमें मिल जाए। 90 करोड़ का कर्ज और महज 50 लाख रुपए की अदायगी के बाद 2000 करोड़ की संपत्ति के अधिग्रहण के बाद कई सवाल खड़े हुए, जिसको लेकर न सिर्फ ईडी जैसी जांच एजेंसी अपनी छानबीन कर रही है, बल्कि देश की अदालत में भी इस वित्तीय लेन देन की कानूनी पड़ताल हो रही है। जब आप इस तरह की आप प्रॉपर्टी को चेंज का मतलब आप ओनरशिप बदलते हैं, क्या कि नॉर्मली अगर किसी प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो क्या होता है, आप कागजात चेंज करते हैं, ओनरशिप फलाना से आपके पास आता है, तब इसका मतलब आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी है और आज की तारीख में जो भी मार्केट वैल्यू है, उसकी जो डिफरेंस है उस पर टैक्स लगता है, उसको कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। उस टैक्स को आपको देना होगा।
लेकिन यहाँ पे ऐसा केस है जहां पे इन्होंने टैक्स नहीं दिए। तो पहला चीज तो टैक्स नहीं दिए, दूसरा क्योंकि ये लोग डायरेक्टर्स रहे, उनकी जो इनकम पर जो केस है वो तो फिर इनकम टैक्स भी बनता है क्योंकि आपको इसमें इनकम हुआ है, वो भी नहीं दिए। इस पूरे मामले में जो बड़े सवाल खड़े हुए हैं उनमें कई के जवाब आने बाकी हैं। सोनिया और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन के 7 मंजिला हेराल्ड हाउस को किराए पर कैसे दिया, जबकि इसके व्यावसायिक इस्तेमाल का अधिकार नहीं था। राहुल गांधी ने एसोसिएट जर्नल में शेयर होने की जानकारी 2009 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में क्यों नहीं दी? एजीएल के शेयर यंग इंडियन को कैसे ट्रांसफर किए गए, जबकि यंग इंडियन कोई अखबार या जर्नल निकालने वाली कंपनी नहीं थी? कांग्रेस ने एजीएल को बिना ब्याज 90 करोड़ का कर्ज कैसे दिया? नियमों के अनुसार कोई राजनीतिक दल किसी भी व्यवसायिक काम के लिए कर्ज नहीं दे सकता। जब एजीएल का यंग इंडियन पे ट्रांसफर हुआ तब इसके ज्यादातर शेयर होल्डरों की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में उनके शेयर किसके पास गए और कहां गए? यंग इंडियन के शुरू होने के कुछ समय बाद ही एजीएल और उसकी सहायक कंपनियां बन गई। इसकी टाइमिंग कई सवाल खड़े करते हैं। एजीएल ने अपनी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का इस्तेमाल 90 करोड़ का कर्ज चुकाने में क्यों नहीं किया? एजीएल के अधिग्रहण से पहले क्या 1000 से ज्यादा शेयर धारकों की मंजूरी दी गई थी या नहीं? मोतीलाल वोरा पर हितों के टकराव का मामला बनता है क्योंकि वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, एजीएल में डायरेक्टर और यंग इंडियन शेयर होल्डर और डायरेक्टर का पद संभाल रहे थे। किसी को पता नहीं है, केवल जो परिवार के, गांधी परिवार के जो सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बस वो 2, और बाकी जो उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे बस वो लोग तय कर लिए। इसीलिए कई शेयर होल्डर्स आज कह रहे भाई हमें पता नहीं है ट्रांसफर हुआ कैसे। यही नहीं बल्कि इन जैसे कितने मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी लोगों के जहन में तमाम सवाल तैर रहे हैं।